हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चीफ ऑफिसर आशीष बंसल। और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जो कि आपको सुन के आपको समझने पे सोचने पे मजबूर कर देगी। बहुत लोग ये चीज सुनना चाहते हैं कि सर, मर्चेंट नेवी वर्थ है? इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, इतने सारे मिसिंग केसेस हुए हैं। वो सब सुनने के बाद में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या 2026 में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना वर्थ है या नहीं? तो इस बारे में हम लोग वीडियो देखेंगे। अगर आप ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं में हैं और मर्चेंट नेवी में आने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि प्लीज सेव दिस वीडियो एंड शेयर विथ ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द मर्चेंट नेवी। ठीक है? तो मेरा काम है स्टूडेंट को इस इंडस्ट्री में लाना, लेकिन मेरा असली काम है उन्हें सही डिसीजन करने में हेल्प करना। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस प्रोफेशन पे आए वो आधे अधूरे नॉलेज के साथ में आए और यहाँ पे आने के बाद में पछताए। इसीलिए मैं ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। और आप मुझे लाइक करते हैं अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं और इस टाइप के वीडियोस आपके लिए बनाऊं और इस मर्चेंट नेवी के सारे अपना 15 साल का तजुर्बा, अपना 15 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूं। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, so that they will aware of what is merchant navy career in reality। तो आज का सवाल है, क्या 2026 में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना वर्थ है या नहीं? ऑनेस्ट जवाब दूंगा, नो सुगर कोटिंग। ठीक है? नो सुगर कोटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों चीजों को देखते हैं, दोनों साइड्स को देखते हैं कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो करियर है, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि देखते हैं कि भाई कैप्टन चीफ इंजीनियर 10 से 12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया तक कमा रहा है, टैक्स फ्री कमा रहा है। ठीक है? और दुनिया घूम रहा है, ये सब चीजें मिलती है। लेकिन कोई कोई ये नहीं बताता है कि 2024 में 83 इंडियन सीफेयर्स मर गए, 48 मिसिंग हो गए। जिनके मिसिंग हुए उनके एवरेज एज क्या थी? उनकी एवरेज एज 20 से 25 से 30 साल थी। मतलब आप, तो ये डिसीजन इन्फॉर्म्ड होना चाहिए आपके लिए। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे रियलिटी को देखिए और फिर उसके बाद में आप चेंज करिए। हाईएस्ट पेइंग हाई करियर है, लेकिन उसके हिसाब से ये सब चीजें भी तो है। ये डेटाबेस ऑफिशियल डीजी शिपिंग की वेबसाइट में अवेलेबल है। ये मैं कोई अपनी मन से नहीं बता दिया हूँ और मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ कि ये सब चीजें है। मैं आपको बस यहाँ पे सब कुछ फैक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ एक मालूम हो जाना चाहिए कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो कंपेयर की बात करें तो डे कैडेट की सैलरी जो होती है वो 25 to 85,000 होती है, जो कि एनुअल में 3 से 7 लाख बनता है। रियल मिथ मैं बताऊंगा फिर आपको। थर्ड ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 3 से 4 साल आपको लगता है कॉलेज पास होने के बाद में 3 से 4 साल थर्ड ऑफिसर में बनने में लगेगा। ठीक है? तो जूनियर ऑफिसर में जा रहे तो 1.5 लाख, थर्ड ऑफिसर में डायरेक्टली जा रहे तो 2.5 लाख। तो इस टाइप से वेरी करता है। तो 15 से 25 लाख रुपया मोटा मोटी आपका एनुअली बनता है। सेकंड ऑफिसर बनने में लगभग आपको कैडेटशिप के बाद में 5 से 6 साल लग जाता है। वहीं चीफ ऑफिसर बनने के लिए 7 से 9 साल लग जाता है। कैप्टन चीफ इंजीनियर बनने के लिए 9 से 12 साल लग जाता है। तो इस टाइप से आपकी एक एवरेज पैकेज होती है। ठीक है? ऑफिसर 2 लाख रुपया कमा सकता है। वहीं अगर आप लैंड की बात करें, ठीक है, 3 साल एक्सपीरियंस वाला जो आईआईटी वाला पास है, जो एक एवरेज कंपनी में काम कर रहा है, उसको वही 1 से 1.5 लाख रुपया मिलता है। मर्चेंट नेवी में 2 लाख रुपया मिलता है आपको। थर्ड ऑफिसर की अगर हम सैलरी को कंपेयर करें तो टैक्स फ्री मिलता है, रहने खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है, प्लस कोई रेंट नहीं है। जो आपकी एक्चुअल सैलरी निकलती है वो 3 से 3.5 लाख रुपया। अगर आप जो यहाँ पे फैसिलिटीज को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप
एक नेट निकालेंगे, अभी आप ग्रॉस कैलकुलेट करें, अगर आप नेट कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो सैलरी होती है वो मच हायर है। अगर क्योंकि यही सैलरी में अगर आप जमीन में काम करेंगे तो आपको रहने खाने पीने का खर्चा भी तो लगेगा ना। तो इस टाइप से तो एलएनजी टैंकर की कैप्टन की जो सैलरी होती है वो 18 से 20 लाख रुपया 20 लाख रुपया महीना होती है। ओके, तो सारी की सारी जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन ये सब चीजें आपको सोचने पे मजबूर कर देगी जब आप इस डेटा को देखोगे। रिस्क क्या है? 83 इंडियन सीफेयरर्स मारे गए 2024 में। 48 सीफेयरर्स, इंडियन सीफेयरर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 2024 में मिस हो गए। 2030 के कंपैरिजन में डबल। और जो लोग मिसिंग हुए या फिर डेड हो गए उनकी एज जो थी वो 20 से 40 साल की उम्र की थी। 2019 में मिसिंग केसेस 18, 2020 में 14, 2021 में 19, 2022 में 28, 2023 में 30 और 2024 में आंकड़ा देखिए 48। 2025 की आंकड़ा 49 मिसिंग केसेस ऑफिशियली डीडी शिपिंग की वेबसाइट में है। तो कौन है सबसे ज्यादा रिस्क में? कौन है? रेटिंग्स और कैडेट्स। 62% जितने भी डेथ हुए हैं उसमें से रेटिंग्स और कैडेट्स है। जूनियर रैंक्स जो है वो सबसे ज्यादा मिसिंग केसेस है। कैडेट, थर्ड ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, ये सबसे ज्यादा मिसिंग केसेस में है। एज जो है इनकी वो 20 से 40 साल उम्र की है। 60% ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे ही हुए। जितने भी मिसिंग केसेस हुए हैं सब थर्ड पार्टी मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी बनाया है वीडियो, आप देखिएगा कल। मैनेजमेंट वेसल्स पे हुए हैं, मैनेजमेंट कंपनीज में। जीरो के जीरो केसेस ओनरशिप कंपनीज में हुए। तो अपॉर्चुनिटी मैं बताता हूं, ग्लोबल डिमांड इज रियल। जो मर्चेंट नेवी का जो डिमांड है वो रियल है। अभी भी आज के डेट में बिमको की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अगर वहां पे जाएंगे, उनकी रिपोर्ट आप डाउनलोड करके देखिए। मार्केट को 90,000 ऑफिसर्स चाहिए। 90,000 ऑफिसर का शॉर्टेज है आज की डेट में। 26,000 क्रू का शॉर्टफॉल है। ठीक है, 1.89 मिलियन सीफेरर्स 72,000 जहाज पे काम कर रहे हैं। डेटा को देखिए, इंडिया का रैंकिंग जो है वो नंबर 5 है। इंडिया जो सप्लाई कर रही है, क्रू सप्लाई कर रही है, मतलब इंडियन सीफेरर्स। अगर आप देखेंगे कि कौन से कंट्री के ज्यादा सीफेरर्स मार्केट में काम कर रहे हैं तो इंडिया 5वां नंबर पे है। आपको लगता होगा कि भाई इंडिया बहुत बड़ा देश है तो सीफेरर्स सबसे ज्यादा इंडिया से है। नहीं भाई, नहीं। फिलीपींस है जो लीड कर रहा है, पूरा दुनिया में राज कर रहा है फिलीपींस के सीफेरर्स। मेरे जहाज पे मैं बताता हूं 10 इंडियन है और 12 फिलिपिनोज है, और पूरी दुनिया में राज कर रहा है फिलीपीन सीफेरर्स। इंडिया का जो नंबर है वो नंबर 5 है। तो अभी इंडिया क्यों स्पेशल है, क्यों इंडियन को रिक्रूट करते हैं? तो इंडियन सीफेरर्स को मैं बताता हूं कि जो फिलिपिनो की सैलरी होती है वो उनके कंपैरिजन में 10% ज्यादा सैलरी मिलती है इंडियंस को। क्यों? क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा है इंडियंस का, तो ये एडवांटेज मिलता है। ठीक है, और यूरोपियन और मिडिल ईस्ट वाले जो कंपनीज होती है वो इंडियंस को रिक्रूट करती है। इंडिया जो प्रोड्यूस करता है मरीन इंजीनियर्स, वर्ल्ड क्लास मरीन इंजीनियर्स निकलते हैं हमारे इंडिया से। ठीक है, दिल लगा के शिद्दत से मेहनत से काम करते हैं सब कुछ को। ठीक है, गवर्नमेंट भी पुश करती है। जैसे कि अभी एक सागर मला प्रोजेक्ट निकाली है कंपनी रिसेंटली, मैरीटाइम विजन 2030। उसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। तो आगे आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है इंडिया के सीफेरर्स के लिए भी और इंडिया नेशन के लिए भी, क्योंकि पोर्ट और बाकी फैसिलिटीज भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ने वाला है पोर्ट रिलेटेड। तो अपॉर्चुनिटीज शिप हो या शोर हो, इंडिया में डिमांड बढ़ने वाला है।
तो कैरियर ग्रोथ की स्पीड मैं बताता हूँ। जब कैडेट से थर्ड ऑफिसर बनने में लगभग 3 साल लगता है, थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने में 2 साल लगता है, सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर बनने में 3 साल लगभग लगता है, और चीफ ऑफिसर से कैप्टन बनने में 2 साल लगभग लगता है। कहने का मतलब ये है कि कैडेट से कैप्टन बनने के लिए लगभग एक एवरेज में माने तो 10 साल लगेगा, लेकिन आपको वो 10 साल बाद आपको जो सैलरी आप 10 लाख 20 लाख रुपया देख रहे हैं वो 10 साल बाद मिलेगी। ठीक है, तो ये है ओवरऑल पिक्चर। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, बीएससी वर्सेस डीएनएस वर्सेस ईटीओ वर्सेस जीएमई, विच विल अर्न यू फास्टर। तो विच विल मेक यू अर्न फास्टर, आप वो वीडियो को देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोफेशन में हम ज्यादा कमाएंगे और जल्दी कमाएंगे। लेकिन ये तो आपने देख लिया आंकड़ा कि सैलरी ज्यादा है, फैसिलिटीज ये सब है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, द हिडन फैक्ट विच नोबडी विल टेल यू। ओके, बीएससी डीएनएस के लिए, ठीक है, बीएससी अगर आप करते हैं पब्लिक कॉलेजेस से, गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तब आपको लग जाएगा, लेकिन डीएनएस की फीस लगभग 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा आपको, और अगर प्राइवेट में जाते हैं तो फिर इसको डबल कर दे। प्री सी ट्रेनिंग जो आपका होगा उसमें भी खर्चा आता है, HTCW सर्टिफिकेट्स में खर्चा आता है, मेडिकल में खर्चा आता है, सब कुछ मिला के आपको लगभग आपको 15 लाख रुपया तो लग जाता है, कुछ भी कोर्स करने में 10 से 15 लाख रुपया लग जाता है। फिर उसके अलावा आप फैमिली से 4 से 9 महीना का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो दूर रहेंगे, मिस करेंगे अपने फैमिलीज को, जन्मदिन, सालगिरह, सब कुछ को आप मिस करेंगे। रिलेशनशिप में है, अगर आप गर्लफ्रेंड से एडिक्टेड है तो वो भी चीज आपका होने के चांसेस है। चिल्ड्रन को बढ़ते हुए आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है, आप उसको एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, मतलब कि जो आप एज ए पेरेंटिंग करना चाहते हैं कि हाँ चलो बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, शाम को स्कूल से लेने के लिए आ रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो व्हाट स्टूडेंट गेट रॉन्ग व्हेन कंपेयरिंग करियर्स, ठीक है, जब आप कंपेयर करते हैं तो चीजों को कंपेयर करते हैं, खाली पैसों को कंपेयर करते हैं। आप देख रहे हैं कि आईटी जॉब में मेरे को 50,000 60,000 रुपया 80,000 रुपया मिलेगा, लेकिन मर्चेंट नेवी मेरे को 2-3 लाख रुपया कर रहा है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि मर्चेंट नेवी आप 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमा रहे हैं, उसमें टैक्स फ्री है, नो इनकम, नो एक्सपेंसेस है, लेकिन वहां पे जो 80,000 कमा रहा है उसको सब कुछ देना पड़ रहा है। लेकिन आप ये चीज को नहीं देख रहे हैं कि आप घर से दूर रह रहे हैं, फिजिकल डेंजर में रह रहे हैं, और अपनी फैमिली लाइफ को मिस कर रहे हैं। तो आप प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी चार्ट बनाइए और उसके हिसाब से इस प्रोफेशन को चूज करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, कंपनी का चॉइस, ठीक है, कि जो मैंने आपको मिसिंग केसेस बताए कि लास्ट 5 साल में इतने सारे मिसिंग केसेस हुआ है। एंग्लो ईस्टर्न सार्थक महापात्रा 2026, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट करणदीप सिंह राणा 2025, विलियमसन में प्रणव 2024 मिसिंग, राज में यश 2025 मिसिंग, रेडिएटिंग वर्ल्ड विक्रम 2023 मिसिंग। तो ये मैनेजमेंट कंपनीज में क्यों हो रहा है, ओनरशिप कंपनी में क्यों नहीं होता? मस्क, एमएससी, सीएमएस, सीजीएम, एससीआई, शेल, बिपिंग, एनवाईके, क्यों डायरेक्टली? यहाँ पे ब्रांड रेपुटेशन है, यहाँ पे की एडवांटेज है, यहाँ पे क्यों जीरो है? यहाँ पे क्यों इतने सारे नाम है मैनेजमेंट कंपनीज में, ओनरशिप कंपनीज में क्यों जीरो है? तो आपको जो चूज करना है वो ध्यान से चूज करना है अपने, आपको अपने करियर को। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ऑनेस्टली, नॉट यस नॉट नो, द रियल आंसर इज इट डिपेंड्स अपॉन दिस 5 थिंग। ये 5 चीजों को आप देखिए और फिर डिसाइड करिए विच कंपनी टू ज्वाइन। ओनरशिप कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, ठीक है, मस्क, एमएससी, के लाइन, इस टाइप की ओनरशिप कंपनी, एनवाई के, एमओएल, एससीआई, इस टाइप की ओनरशिप कंपनी को आप टारगेट रखिए। चीप मैनेजमेंट कंपनी को आप बिल्कुल मत जाइए। रेडिएटर, स्वराज, इस टाइप की जो कंपनीज है, ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी और ब्लैक लिस्टेड वेसल्स की लिस्ट डीजी शिपिंग की वेबसाइट में है, आप वहां पे जाए देखें।
फिर दूसरी चीज है कि आप मेंटली रेडी है, आप जो ये सेपरेशन है, ये जो दूरी है परिवार से, ये सहने के लिए रेडी है तो आप मर्चेंट नेवी में आए। अगर फैमिली प्रेशर बना रही है, नहीं बेटा आजा, हमारा मन नहीं लग रहा है, ये है वो है, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, कौन सा जहाज चुनना चाहिए? तो बहुत सारे वेसल्स है, कोई भी जहाज जाए लेकिन अच्छे कंडीशन के जहाज पे जाए, टूटा फूटा जहाज पे नहीं जाए। कहने का मतलब है कि डार्क फ्लीट वेसल और ब्लैक लिस्टेड वेसल्स पे नहीं जाना है। उसकी लिस्ट भी आपको डीजी शिपिंग की वेबसाइट में मिल जाएगी, आप वहां पे जाए देखें जहाज ज्वाइन करने से पहले। चौथा चीज है कि आपका फाइनेंशियली गोल क्या है, कि दिस ईयर में क्या प्लान है, कि हम 2 से 3 करोड़ कमा लेंगे, फिर श्योर बेस्ड में हम काम करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई प्लान नहीं है, बिना प्लान के लिए जाएंगे, तो फिर आपका जो पैसा है वो सब सब पानी में चला जाएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आएंगे तो पैसा सेव कर पाएंगे। पांचवा चीज, क्या आप फिजिकल रिस्क को झेल पाएंगे? फिजिकल रिस्क मतलब कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आज मैं लाइफ बोट टेस्टिंग के लिए गया, तो लाइफ बोट को पानी में उतारा, तो पानी में उतारने के बाद में लाइफ बोट में जाके उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप फिजिकल रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर, आपको ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं लाइफ बोट टेस्टिंग के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, सीढ़ी से उतरना पड़ता है पानी में, पानी में लाइफ बोट में जाना पड़ता है, फिर लाइफ बोट को टेस्ट करना पड़ता है, चलाना पड़ता है और मैन्यूवर करना पड़ता है, फिर उसको वापस से लाना पड़ता है। तो ये सब एक फिजिकल रिस्क है। हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ वेस्ट पहन के जाते हैं, सेफ्टी हार्नेस पहन के जाते हैं, ताकि हम गिरे नहीं, ताकि हम अगर पानी में भी गिरे तो तैरते रहे, पानी में नहीं डूबे। तो इस टाइप से हम रिस्क असेसमेंट करके जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिजिकल रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप बोलेंगे, कैप्टन बोला कि ओके जाओ चीफ ऑफिसर आप लाइफ बोट ट्राई आउट कर लो लोअर करके, आपने मना कर दिया नहीं सर मुझे डर लगता है मैं नहीं जा सकता, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको डर लगता है इन सब चीजों से, तो फिर आप मर्चेंट नेवी नहीं आ सकते। ठीक है, तो सिंपल, आप यस बोलिए और इन 8 चीजों को देखिए। ठीक है, यही सक्सेसफुल कंपनी। पहली चीज, कंपनी जो भी आप आना चाहते हैं वहां पे अच्छे से रिसर्च करिए। साइन करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए। डीजी शिपिंग की वेबसाइट में जाइए, ब्लैक लिस्ट कंपनी और ब्लैक लिस्ट वेसल्स को देखिए। ओनरशिप कंपनी को चूज करने की कोशिश करिए ओवर मैनेजमेंट कंपनीज। अगर नहीं मौका मिल रहा है तो मैनेजमेंट कंपनीज में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करिए और फिर ओनरशिप कंपनी में स्विच करने की कोशिश करिए। ठीक है, अच्छे से एक अच्छी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सब कुछ को आपको देखना है कि आपको वो लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे अगर कुछ अनवांटेड चीज हो जाता है तो। ठीक है, फैमिली को बताइए कि आप कौन सा जहाज पे जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल बताइए। आप अपने राइट्स को, मतलब कि कंप्लेंट प्रोसीजर जैसे होता है, ये सब सब चीजें जो, अगर आपके पास आपके साथ में जहाज पे कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने राइट्स को जानिए कि हमको क्या करना है। और कभी भी डार्क फ्लीट वेसल्स पे सेल नहीं करे, मतलब कि जहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड जहाज है, वो सब पे आप सेल नहीं करे। मेंटल हेल्थ जो है उसको आप अपना बनाए रखें। ठीक है, तो द सी विल ऑलवेज कॉल द ब्रेव बट ब्रेवरी विदाउट नॉलेज इज रेकलेसनेस। तो कहने का मतलब ये है कि मर्चेंट नेवी तभी वर्थ है इफ यू आर चूजिंग द राइट कंपनी, if you are knowing your rights, if you are go with open eyes, or if you will never stop asking questions। तो जो भी आपको करना है, अपना सब आंख और कान दोनों अच्छे से, ठीक है, आपको एनालाइज करना है कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज गलत है, और फिर उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है। एंड यू कैन सर्वाइव वेल इन द मर्चेंट नेवी। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो डेट्स ऑल गाइस, आई होप आपको ये चीज देख के ऐसा नहीं लगे कि मैंने आपका समय बर्बाद कर दिया। तो ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड
see you in this profession. Thank you. Bye.